सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज का सेशन में हम फिर करेंगे पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के एमसीक्यू क्वेश्चन, जो हमारी टेट सीरीज चली हुई है। आज की टेट सीरीज नंबर 13 है। तो आज की टेट सीरीज को आप अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो बिना देरी के हम आज की टेट सीरीज को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आज की टेट सीरीज का। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था उसकी एक विशेषता नहीं थी। द्विसदनीय विधानमंडल, केंद्र के 7 राज्यों में द्वैध शासन, एक अखिल भारतीय संघ या प्रांतीय स्वायत्तता। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसकी एक विशेषता नहीं थी, ये पूछा है। तो कौन सी विशेषता नहीं थी? इसका राइट आंसर क्या आएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आता है केंद्र के 7 राज्यों में द्वैध शासन। केंद्र के 7 राज्यों में द्वैध शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम की एक विशेषता नहीं थी। द्विसदनीय विधानमंडल भी एक विशेषता थी, एक अखिल भारतीय संघ भी विशेषता थी, और प्रांतीय स्वायत्तता भी एक 1935 के भारत अधिनियम की विशेषता थी। यानी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, लेकिन इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी? तो किसका कथन था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी? तो किसका कथन था ये? मेरी पीठ पर किया जाने वाला एक प्रहार है जो वो ब्रिटिश साम्राज्य यानी अंग्रेजों के साम्राज्य के ताबूत पर एक कील के समान सिद्ध होगा। तो किसका कथन है ये? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो किसका कथन था ये? किसने कहा था? बेसिक क्वेश्चन है भाई, काफी बार आप ये क्वेश्चन याद कर चुके हैं। मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर एक कील के समान होगा, ये कथन किसका है? ये कथन किसका था? ये बात कही थी लाला लाजपत राय ने। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ? दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला? हमने पिछले सेशन में पढ़ा था 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम, और इस सेशन में पूछा है 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ। सन पूछ लिया। 1932 में पहला हुआ या दूसरा हुआ, तीसरा? सन तो दिया हुआ है। तो 1932 में कौन सा हुआ था? 1932 में हुआ था तीसरा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर संविधान निर्माता तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले रहे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य। तो रोलेक्ट एक्ट का क्या लक्ष्य था? प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना, खिलाफत आंदोलन का दमन, बिना मुकदमा चलाए बंदी करना, मुकदमों की सुनाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, या खिलाफत आंदोलन का दमन। बता दो भाई। 2 ऑप्शन तो सेम दिए हुए हैं, खिलाफत आंदोलन का दमन या ऐसे आंदोलन का दमन दे सकते थे। रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य था, तो क्या लक्ष्य था? इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर बताओ। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य क्या था? इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है भाई। इसमें 2 ऑप्शन सेम दिए गए हैं, लेकिन लक्ष्य तो एक ही था। बताना आपने क्या था। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू की थी? इंडियन कौंसिल एक्ट 1892, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या मार्लियामेंटो रिफॉर्म एक्ट 1909, या माटेंगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट 1919? बता दो। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू की? कब से लागू की थी? इसका राइट आंसर आएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, सॉरी, बी, भारत सरकार अधिनियम 1935।
पार्लियामेंटो रिफॉर्म एक्ट 1919 या फिर जो 1909 दिया या 1892, ये तो आएंगे नहीं। क्या आएगा इसका? भारत सरकार अधिनियम 1935 भी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिलिंग की फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने काउंसिलिंग के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला है? 1786 का एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 या 1813 का चार्टर एक्ट या 1793 का चार्टर एक्ट? तो कौन सा एक्ट था वो? उस एक्ट का नाम पूछा है। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने जो काउंसिलिंग के फैसले हैं उनको रद्द करने का अधिकार मिला है? तो कौन सा एक्ट है ये? 1786 का एक्ट के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने जो काउंसिलिंग के फैसले थे उनको रद्द करने का अधिकार मिला था। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपना जो भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो प्रदान की गई थी? कौन सा एक्ट के द्वारा? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892, चार्टर एक्ट 1813, सॉरी 1833, चार्टर एक्ट 1833 या इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 या इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861? तो किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? कौन सा एक्ट है ये? इस एक्ट का नाम है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। 1861 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट है जो 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, शक्ति मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो जब स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल का नाम पूछा, भाई मैंने एक ट्रिक भी करवाई है। सबसे पहले जो हमारी इस चैनल पे वीडियो डली थी, इन्हीं गवर्नर जनरलों की ट्रिक पर एक वीडियो डाली हुई है, जरूर देखिएगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचार्य, लॉर्ड कैनिंग, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन? तो कौन था? इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी? क्या इच्छा थी भाई 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांत हैं जो उनको शामिल करने की असली मंशा अंग्रेजों की क्या थी? अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकरण को अंततः प्रभावी बनाना, जो भी प्रशासनिक अधिकरण है उसको अधिक प्रभावित बनाना, या राजसी प्रांतों पर और अधिक व प्रत्यक्ष राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण रखना, या उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना, या राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना? तो कौन सा ये फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा रही है? असली इच्छा क्या थी उनकी? उनकी क्या रही है असली मंशा? राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। डी इस क्वेश्चन का